देखिए DSSB की तरफ से एक नया वैकेंसी आया है जो हमारा असिस्टेंट टीचर का वैकेंसी है। तो देखिए इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए पहले हम पद का नाम बात कर लेते हैं। तो जो हमारा वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर का वैकेंसी है, जिसमें आपका 1455 सीट खाली है। तो देखिए इसमें यहाँ पर हम डिपार्टमेंट है, यहाँ पर पोस्ट का नाम है। तो देखिए हम इन सब के बात कर लेते हैं और हमारे यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितना सीट खाली है उन सब के बारे में डिटेल है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जो हमारा पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल के लिए, जो आपका डिपार्टमेंट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। इसमें आपका पे लेवल 6 का मिलेगा। और जो आपका जो जनरल में है, तो जनरल में हमारा 512 सीट खाली है। ओबीसी में हमारा 341 सीट खाली है। एससी में हमारा 188 सीट खाली है और एसटी में हमारा 94 सीट खाली है। और ईडब्ल्यूएस में देखें तो हमारा 126 सीट खाली है। टोटल हमारा 1261 सीट खाली मिलेगा। अब देखिए हमारा, अब देखें असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, इसका जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो इसका आपका लेवल जो पे का लेवल मिलेगा 6 का मिलेगा। और हमारा जनरल में 81 सीट खाली है। ओबीसी में 10 सीट खाली है। एससी में एक भी सीट खाली नहीं है। एसटी में 14 सीट खाली है। और ईडब्ल्यूएस में 15 सीट खाली है। टोटल इसमें हमारा 120 सीट खाली मिलेगा। अगर हम देखें असिस्टेंट टीचर, जो हमारा डिपार्टमेंट रहेगा न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। देखिए जो आपका डिपार्टमेंट है ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा ये है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, तो इसमें आपका जो पे लेवल मिलेगा 6 का मिलेगा। जिसमें आपका जनरल में 21 सीट खाली है। ओबीसी में 26, एससी में 10, एसटी में 7 और ईडब्ल्यूएस में 10। टोटल हमारे इसमें 74 सीट खाली है। तो ओवरऑल देखें तो हमारे जनरल में 614 सीट खाली मिलता है। ओबीसी में 377 सीट पूरा रिक्त है। एससी में हमारा 198 और एसटी में 115 और ईडब्ल्यूएस में 151 सीट खाली है। अगर देख हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपका जो 12th है 45% से पास होना चाहिए। और नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या बीएड नर्सरी होना चाहिए। अब देखिए जो आपका 10वां हो, जो मतलब जो मैट्रिक है आपका हिंदी विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। तो हिंदी विषय आपका जो मैट्रिक में होनी चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पर एज लिमिट का, तो आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका जो छूट है, इसमें जो एज में जो छूट है उसके बारे में बात करते हैं। तो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और हमारा दिव्यांग जो पीडब्ल्यूडी हमारा जनरल कैंडिडेट को 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। जो दिव्यांग जनरल है उसको 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। दिव्यांग ओबीसी कैंडिडेट को 13 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और दिव्यांग एसटी एससी कैंडिडेट को 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आयु की गणना आपका 7 फरवरी 2024 के आधार पर हो जाएगी होगी। जो 7 फरवरी 2024 है उसके आधार पर आप अपना एज काउंट कीजिएगा। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो जो हमारा एमसीक्यू एक एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका चयन हो जाएगा अगर आप तीनों में सफल होते हैं तो। अगर हम देखिए कुछ एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, जो एक टाइम एग्जाम होगा, टोटल एग्जाम का आवर 2 घंटा का होगा। उसमें टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे और टोटल मार्क्स 200 रहेंगे। अगर हम देखते हैं तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम में आपका 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है उसमें आपका एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। तो जो आपका सेक्शन ए में है 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। और मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा, एंड इसमें अर्थमेटिक न्यूमेरिकल आएगा, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज आएगा, एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन आएगा। तो ये टोटल हमारा 100 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए, अब हमारा मतलब देखिए जो हमारा सेक्शन है इसमें से 5 टॉपिक्स आएगा और हर एक टॉपिक से 20-20 मार्क्स का रहेगा। मतलब टोटल हमारा सेक्शन है हमारा 100 मार्क्स का रहेगा। अगर हम सेक्शन बी में आते हैं तो देखिए इसमें एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न। मतलब जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे, आपका जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है उससे आपका रहेगा, जो डीएलएड बीएलएड मैथोलॉजी जो भी आपकी है उससे वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। अब देखिए परीक्षा ऑनलाइन एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। एमसीक्यू मतलब वहाँ पर मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से आपका सही उत्तर चुनना रहेगा। तो इस टाइप का होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट की जाएगी, केवल लैंग्वेज के पेपर्स को छोड़कर। इस परीक्षा में 200 सवाल होंगे, प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा। परीक्षा
के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग 0.25। देखिए, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। परीक्षा में पास होने के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को न्यूनतम 40%, तो आपका मिनिमम 40% अंक लाना पड़ेगा जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट को 35% अंक लाना है और SC ST PW कैंडिडेट को 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर देखिए हम कुछ सैलरी वगैरह की बात कर लेते हैं, तो चयनित उम्मीदवार की सैलरी शुरुआत 35,400 प्लस में भत्ती प्रति माह होगी। तो देखिए, ये हमारे बेसिक पे 35,400 मिलता है, प्लस में भत्ता प्रति माह होगा, जिसमें आपका अलाउंस होगा, ट्रैवल अलाउंस वगैरह सब होगा। समय के साथ साथ सैलरी बढ़ते बढ़ते आपका 1,12,400 प्लस में भत्ता प्रति माह हो जाएगी। बेसिक सैलरी के अलावा चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रकार के भत्ते दिए जाएंगे, जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सा, जो मेडिकल अलाउंस है, जो आपका होम अलाउंस है, ये सब दिया जाएगा। ये तो मतलब ये तो आपका बेसिक मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपका जो होम अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, सब इसमें मिलेगा आपको। मतलब जोड़ जाकर लगभग आपका 45,000 तक सैलरी चल जाना चाहिए, चला जाएगा। अगर देखिए, अगर हम इसके आवेदन की बात करते हैं शुल्क का, तो जो जनरल ओबीसी का है आपका 100 रुपया शुल्क लगेगा। बाकी ST SC महिला के लिए 1 भी रुपया शुल्क नहीं लगेगा। सामान्य और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। आप किसी भी माध्यम से इसका भुगतान कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या फोन पे, UPI, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। और हम देखिए, हम तिथि की बात करते हैं, तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन शुरू हमारा 9 जनवरी से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 7 फरवरी तक है। तो आप इसे समय रहते ही आप इसे आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आवेदन का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट की बात करें, तो देखिए हमारा आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ओबीसी या ST SC है तो उसमें आपका प्रमाण पत्र लगेगा। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ये सब आपका होना चाहिए। अगर हम देखें, अब हम कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन भली बाटी पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। देखिए, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक एक उम्मीदवार एक से अधिक पदों पर आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि पद के लिए योग्यता पूरी देखिए, अगर आप सभी पद के लिए एलिजिबल है तो आप सभी पद में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही सही, जो भी आपका जो एप्लीकेशन डिटेल भरना है वो सही सही भरना है और अपने सर्टिफिकेट के अनुसार ही भरना है। आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी ही दर्ज करें। भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके दर्ज किए गए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भेजी जा सकती है। प्लस में दिल्ली DSSB की वेबसाइट पर भी प्रकाशित हो जाएगी। तो देखिए, जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है उसको अपने आवेदन में डालना है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आता रहे आपके फ़ोन पे और ईमेल आईडी पे प्राप्त होता रहे। तो इसलिए आपका एक्टिव मतलब जो आप हमेशा यूज करते हैं वहीं डालिएगा। आवेदन फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार जरूर चेक कर ले, अगर कोई गलती हो तो सुधार ले। जो आप आवेदन सबमिट करेंगे उससे पहले आप एक प्रीव्यू कर लेना चाहिए और देख लीजिएगा, तो कोई गलती वगैरह नहीं ना, अगर गलत हो कोई चीज़ तो आप उसे सुधार कर सकते हैं वहीं पर। आवेदन पर सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख ले। तो जो भी आपका रिसिप्ट है, जो डाउनलोड करने के बाद जो रिसिप्ट निकलता है उसको अपने पास रख लेना है, ताकि आगे भविष्य में आपका काम आ सके। थैंक यू।